इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मुद्रा के कार्यों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मुद्रा के इन्हीं कार्यों पर मुद्रा से संबंधित समस्त सिद्धांत आधारित होते हैं। और जब तक इन कार्यों का सही ढंग से हम अध्ययन न कर लें, आगे के चरणों में मुद्रा के संदर्भ में जितने भी अध्याय हमें पढ़ने होंगे उनको समझने में हमें दिक्कतें होंगी। मुद्रा के कार्य के समझने के पूर्व मुद्रा के बारे में कुछ आवश्यक बातें बताना हमारे लिए जरूरी होगा। इसके पहले इसी चैनल पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने मुद्रा के इवोल्यूशन, उनके उद्भव, मुद्रा की परिभाषाओं और मुद्रा के वर्गीकरण को संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया है। वहाँ पर समयाभाव के कारण मुद्रा के जो वर्गीकरण किए गए थे वहाँ पर कुछ चीज़ें उतने अच्छी ढंग से नहीं बताई जा सकी जितनी उसकी आवश्यकता थी, और हमने वहाँ वादा किया था कि जो कुछ छूटा है उसे हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि आज मुद्रा के कार्य को पढ़ते समय हमें उनकी आवश्यकता भी है, इसलिए हम उन्हें एक बार फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि मुद्रा जो है, जो उसका लोकप्रिय रूप था वो धात्विक मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण हुई, और उसका विकास भी धात्विक मुद्रा से आगे बढ़कर फिर पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा के रूप में हुआ। जैसा कि इस समय सारी मुद्राएं विश्व की पेपर मनी हैं। तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि ये मुद्राएं कैसी थीं। तो जो धातु की मुद्राएं होती थी, उन मुद्राओं के पीछे, मतलब जितने धातु की मुद्रा बनती थी, या आप ऐसे कह लें कि जो मुद्रा बनाई जाती थी उस मुद्रा में जितना वो धातु होती थी, सामान्य तौर पर स्वर्ण और रजत, सिल्वर और गोल्ड के ये कॉइन्स या सिक्के या बनते थे, तो जितना सोने का मूल्य होता है, मतलब सिक्के में जितना सोना लगा है उसका जो मूल्य है वही उस सिक्के का मौद्रिक मूल्य भी होता है। मतलब सिक्के के दो मूल्य हुए, एक सिक्के में जो स्वर्ण लगा हुआ है उसका मूल्य कितना है, और वास्तविक मूल्य सिक्के का कितना है। अगर ये दोनों मूल्य बराबर हों तो जो उसका वास्तविक मूल्य होता है, अर्थात जितने सोना लगा हुआ उसका जो मूल्य है, उसको हम लोग कहते हैं ये सिक्के का आंतरिक मूल्य है, और उसको हम लोग इंट्रिंसिक मूल्य कहते हैं, सिक्के का आंतरिक मूल्य। और जितना मूल्य मौद्रिक रूप में उसे दिया गया है, अर्थात सिक्के पर जो मूल्य अंकित है, जिसको हम कहते हैं सिक्के का ये फेस वैल्यू है, बाह्य मूल्य है, ये दोनों बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तब ऐसी मुद्राओं को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मनी, प्रामाणिक मुद्रा। या इसी को हम कहते हैं कि जितना उसका वास्तविक मूल्य है उतना ही उसका बाह्य मूल्य भी है। और ऐसी स्थिति में
अगर उस सिक्के को हम सोने के रूप में देखें या उस सोने को हम मुद्रा के रूप में देखें तो जितने मूल्य का वो स्वर्ण है उतने मूल्य की वो मुद्रा है। और इसका मतलब है कि उस मुद्रा के बदले में अगर हम सोना प्राप्त करना चाहें तो ठीक उतना ही सोना हमें मिल जाएगा जितना उस सिक्के का मूल्य है। और इस रूप में इसको कहा गया कि क्योंकि ये फुल्ली कन्वर्टेबल है, अर्थात जितना सोना सिक्के में है उतना सोना उसके बदले हमें मिल सकता है। और यहाँ एक बात और हम ध्यान दिला दें कि जब इस तरह की मुद्राएं होती हैं तो जनता को ये छूट होती है कि वो टकसाल में, टकसाल का मतलब जहाँ पर मुद्राएं टंकित होती हैं, जहाँ पर उनकी ढलाई होती है, वहाँ जाकर आप उतना जितना सोना लेके जाएंगे उतने सोने को उसकी जो ढलाई का कास्ट लगेगी वो लेके आपको उतना मुद्रा बना के सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसका सीधा सा मतलब है कि सोना और मुद्रा दोनों एक ही हैं, अंतर केवल इतना है कि सोने को छोटे छोटे इकाइयों में, समान इकाइयों में ढाल दिया जाता है ताकि उसे छोटी से छोटी या कम मूल्य की वस्तुएं भी उनके माध्यम से प्राप्त की जा सकें। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि स्वर्ण जो मौद्रिक मूल्य उसका है वही उसका वास्तविक मूल्य भी है, वही उसका आंतरिक मूल्य भी है। और इसलिए मुद्रा को किसी भी व्यक्ति को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुद्रा का मूल्य वही है जो उसमें लगे हुए स्वर्ण या किसी भी धातु का हो उसका वास्तविक मूल्य है। बाद में जब कागज की मुद्राएं निर्गमित की गईं और जिसके पीछे हम जानते हैं कि क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ, आवश्यकताओं के साथ और आर्थिक विकास के साथ अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ने लगी और धातुएं कम पड़ने लगी। और वैसी स्थिति में और भी दिक्कतें थीं कि धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक तो दूसरा कार्य था, दूसरे वो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में उनको चोरी या लूट का डर, उनको सुरक्षित घर में रखने का डर। तो ऐसी स्थिति में ये महसूस किया गया कि अगर ये मुद्राएं कोई अन्य फॉर्म में बनाई जाएं और जितना उनका मूल्य है उतने मूल्य का धातु या स्वर्ण, सिल्वर जो भी है उसको सरकार अपने पास रखे, और जब कभी भी कोई इस कागजी मुद्रा के बदले में जितना उस पर अंकित मूल्य है के बदले में सोना चाहे तो वो उसे टकसाल से दे दिया जाए या सरकार के जो फंड है जहाँ पर भी ये संरक्षित रखा हुआ है वहाँ से उसे दे दिया जाए। ऐसा करने से स्वर्ण को बाहर नहीं ले जाना है, किसी तरह की कोई जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी वो नहीं होनी है, सोने की कमी नहीं होनी है, और इस प्रकार से कागजी मुद्रा के माध्यम से सारा मुद्रा का कार्य होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जितने मूल्य की मुद्रा, कागजी मुद्रा छापी जाती थी, ठीक उतने मूल्य का स्वर्ण जो है सरकार के खजाने में संरक्षित रखा जाता था। और प्रारंभ में ऐसा इसलिए किया गया ताकि जनता का विश्वास मुद्रा में बना रहे और कागजी मुद्रा स्वर्ण मुद्रा के स्थान पर काम करे। बाद में जब देखा गया कि जनता को इसमें विश्वास हो गया है तो एक और बात की गई कि इस जो ये कागजी मुद्रा है इसको वैधानिक रूप दिया गया, इसको लीगल टेंडर घोषित किया गया। और जब लीगल टेंडर कोई घोषित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ये मुद्रा जो है विधिग्राह्य है, सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है या सरकार के आदेश से ये निर्गमित की जा रही है, तो उसके साथ ये भी जुड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक वस्तुओं के विनिमय के माध्यम के रूप में या ऋणों के भुगतान के संदर्भ में इस मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता।
और यदि ऐसा हो तो मुद्रा जो ये कागजी मुद्रा है उसमें भी वही वैल्यू है जो स्वर्ण वाली मुद्रा के में थी, क्योंकि जो काम स्वर्ण की मुद्रा करती थी वही काम कागजी मुद्रा भी करेगी जब इसको ये वैधानिक रूप दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन कागजी मुद्राओं को लीगल टेंडर कहा गया, एक तरह से वैधानिक रूप दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये किया गया कि उनके पीछे जो स्वर्ण राशि का कोष रखा जाता था वो कम करता किया गया, और अब ये स्थिति है कि एक न्यूनतम राशि जैसा सरकार या सरकार देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हितकर मानता है, क्योंकि मौद्रिक प्रणाली को सही ढंग से संचालित करने के लिए कुछ जो है इस तरह से बेस के रूप में स्वर्ण कोषागार में या सरकार के पास होने चाहिए, केंद्रीय बैंक के पास होने चाहिए, ताकि स्थिरता मौद्रिक प्रणाली में बनी रहे और लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। तो अब एक मिनिमम राशि रखी जाती है और कागजी मुद्रा का काम करती है विनिमय के माध्यम के रूप में, क्योंकि उसे वैधानिकता प्राप्त है। इस नाते से कोई इसको लेने से इनकार नहीं कर सकता, और विनिमय के माध्यम के रूप में और ऋणों के भुगतान के संदर्भ में इसे स्वीकार करना एक तरह से अनिवार्य है। लेकिन ये है कि अब ये मुद्रा जो है ये फुल बॉडीड मनी नहीं रह गई है। फुल बॉडीड मनी जैसा कि हमने बताया कि वो मुद्रा जो जितना उस पर अंकित मूल्य फेस वैल्यू है उसी वैल्यू के बराबर स्वर्ण की राशि या जिस भी धातु की वो बनी होती है या जिस धातु में उसे व्यक्त किया जाता है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा, या उतनी राशि सरकार द्वारा रिजर्व रखी जाएगी। तो अब ये मुद्रा जो है ये प्रतिनिधि मुद्रा हो गई, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी हो गई, और अब इसके बदले में उस मूल्य के बराबर स्वर्ण भी नहीं रखा जाता और स्वर्ण की एक मिनिमम राशि रखी जाती है, और रुपये पर जो अंकित मूल्य है उसके बराबर कोई भी स्वर्ण सरकार देने का वायदा जनता से नहीं करती और न तो वो देती है। बस ये करती है कि उसको वैधानिक स्वरूप दे दिया गया, और सरकार ये गारंटी देती है कि आप किसी भी लेन देन को संपन्न कराने में अगर कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को स्वीकार नहीं करता है तो सरकार उसे स्वीकार करवा देगी, और इस प्रकार से जनता में ये कागजी मुद्रा जो है उसी रूप में विश्वसनीय हो गई और ये काम उसी रूप में होने लगा। जो मुद्रा वैधानिक है, लीगल टेंडर है, और दूसरे इस मुद्रा के पीछे किसी तरह की कोई बैक आप कह सकते हैं कि सोने की राशि जो है नहीं संरक्षित रखी गई है या एक मिनिमम राशि संरक्षित रखी गई है, और इस मुद्रा के बदले में किसी भी तरह का कोई धातु या स्वर्ण सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। इस तरह का कोई वादा नहीं करती, लेकिन हाँ ये वादा करती है कि वो किसी भी भुगतान को कराने के लिए इस मुद्रा का वो उपयोग करवा देगी, और इस प्रकार की एक तरह से गारंटी सरकार द्वारा प्राप्त होती है। तो जब ऐसा होता है और ये मुद्राएं जब सरकार के आदेश से निर्गमित की जाती हैं तो इन्हें कहा जाता है ये फिएट मनी है। फिएट मनी का मतलब, फिएट का मतलब ये होता है कि सरकार के आज्ञा के अधीन या जो भी शासक है उसके घोषणा के अनुरूप ये मुद्रा छपती है, और इस नाते इसको हम लोग फिएट मनी कहते हैं। ये सरकारी आदेश से निर्गमित होती है, इस नाते हम इसको हिंदी में प्रादिष्ट मुद्रा के नाम से जानते हैं। एक ऐसी मुद्रा जो किसी के सरकार के या आदेश से निर्गमित की जाती है, और ये मुद्रा जो लीगल टेंडर होती है, वैधानिक होती है, और इस मुद्रा को हम क्रय विक्रय के वस्तुओं के विनिमय के साधन के रूप में, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य के चुकाने के संदर्भ में और ऋणों के भुगतान के संदर्भ में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये मुद्रा वैसे ही कार्य करती है जैसे कि वो आप कह सकते हैं कि जो प्रामाणिक मुद्रा थी वैसे ही ये भी मुद्रा काम करती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, अभी एक और मुद्रा की बात करें। एक और मुद्रा ऐसी होती है जिसके पीछे कोई भी धनराशि नहीं रखी जाती और
जो मुद्रा केवल विश्वास पर चलती है, और जिसका मतलब ये है कि जो उसका निर्गमन करने वाला है, जो मुद्रा को निर्गमित करता है, उस पर लोगों को ये विश्वास रहता है कि जिस पर जितनी धनराशि इस पर अंकित है उतने धनराशि के लेन देन हम इसके माध्यम से कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इसको अस्वीकार नहीं करेगा। और जब तक ये विश्वास बना रहता है तब तक उस मुद्रा का लेन देन होता है। ये मुद्रा फिएट मनी नहीं होती, ये मुद्रा लीगल टेंडर नहीं होती, अर्थात वैधानिक मान्यता तो इसको नहीं प्राप्त है, लेकिन जनता का विश्वास है और उस विश्वास को कायम रखने के लिए उसका जो निर्गमन करने वाला होता है वो ये विश्वास दिलाता है कि यदि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस मुद्रा को के बदले में ये जो सरकार द्वारा निर्गमित मुद्रा वो लेना चाहे तो वो उसे दे देगा, या किसी भी वस्तु को यदि वो खरीदना चाहता है या कोई वस्तु चाहता है उसके बदले में तो वो उसे मिल जाएगी। तो जब ये विश्वास होता है तो ऐसी मुद्रा भी, जिसे हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, ये नीचे सब हमने लिखा है, ये फिड्यूशियरी मनी जो होता है ये एक तरह से विश्वास आश्रित मुद्रा होती है जो विश्वास पर चलती है, और जब तक लोगों में इसका विश्वास बना रहेगा और तब तक ये भी मुद्रा का काम करेगी, भले ही इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, भले ही ये सरकार द्वारा निर्गमित नहीं है। जिस प्रकार से बैंकों के चेक हैं वो काम करते हैं, और एक तरह से इन्हें हम विश्वास आश्रित मुद्रा कहते हैं, इन्हें हम ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि जब तक जनता का उसमें विश्वास है, चाहे तो इसको स्वीकार करे चाहे तो न स्वीकार करे, उसकी इच्छा पर है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये जो ऐच्छिक या जो विश्वास आश्रित मुद्रा है, फिड्यूशियरी मनी है, ये भी इसके पीछे भी जो इसके निर्गमन करने वाले हैं वो उस पर अंकित संपूर्ण धनराशि को देने का वायदा करते हैं और देते हैं। इस नाते वो मुद्राएं भी वैसे काम करती हैं जैसे ये करती हैं। तो यहाँ पर जो ये विश्लेषण मैंने तमाम बताए, वहाँ पर मेरा ध्यान इस पर है कि जब हम मुद्रा के कार्यों की चर्चा करें तो ये बिंदु हमारे दिमाग में रहेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए मुद्रा के कार्यों की हम चर्चा करेंगे। मुद्रा के कार्य को कई लोग प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और कंटिंजेंट फंक्शंस इस रूप में वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को कभी ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, कभी दूसरे कार्य को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, इसलिए उसको हम इस रूप में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते और मुद्रा के प्रमुख कार्यों को हम आपके समक्ष सीरियली या क्रम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुद्रा का जो सबसे प्रमुख काम है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब हुआ कि वस्तुओं को जब हम लेन देन करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से करते हैं और वस्तु के बदले में हमें हमसे कुछ मुद्रा देते हैं और उस मुद्रा को दूसरा पक्ष जो है वो स्वीकार करता है। और जब वो स्वीकार करे या हर व्यक्ति इस मुद्रा को स्वीकार करे तो वैसी स्थिति में ये विनिमय का माध्यम बन जाती है और हर व्यक्ति उसको स्वीकार करता है। यही समझाने के लिए हमने इतनी बात आपको बताने का प्रयास किया कि स्वीकार क्यों करता है। तो हमने कहा क्यों इसलिए करता है क्योंकि मुद्रा के भीतर एक आंतरिक शक्ति है और वो शक्ति क्या है, वो है परचेजिंग पावर। अर्थात मुद्रा को हम से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, वो है उसकी लिक्विडिटी। अर्थात मुद्रा को यदि हम किसी भी व्यक्ति को दें तो तत्काल वो उसे बिना निसंकोच स्वीकार कर लेगा विनिमय के माध्यम के रूप में। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस मुद्रा से जो कोई भी वस्तु, सेवा, ऋणों का प्रतिदान वो करना चाहेगा वो इससे हो जाएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको लेने से अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार, ये वैधानिकता है और यह सरकार का आदेशित मुद्रा है। और ऐसी स्थिति में
जो भी विनिमय के माध्यम के रूप में जिस किसी को भी इसे दिया जाएगा वो स्वीकार करेगा, और वो जिस किसी को देगा वो स्वीकार करेगा। इस प्रकार से विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा को सर्वग्राह्यता प्राप्त है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी प्राप्त है, सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, और वो उनमें निहित उन गुणों के कारण है जो उनके भीतर हैं, उनकी वैधानिकता, उनकी क्रय शक्ति, उनकी तरलता और उनके प्रति जनता का विश्वास, ये सारी चीज़ें, या उनमें अंतर्निहित मूल्य का लगभग स्थिर बनाए रखना, क्योंकि सामान्यतः इनके मूल्यों में बहुत कम परिवर्तन होता है और इस तरह से रिस्क बहुत कम होते हैं, और अल्पकालीन स्थितियों में तो ये परिवर्तन बहुत ही कम होते हैं। और क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता या सरकार का गारंटी या उस पर प्राप्त है, इस नाते लोग इसमें विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सबसे प्रमुख काम करती है मुद्रा, वो विनिमय के माध्यम के रूप में करती है। और विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं, सहजता से, सुगमता से और निष्पक्ष उससे, तो उसके पीछे ये जो मुद्रा की विशेषताएं हैं वे सब काम करेंगी, और इसलिए विनिमय के माध्यम के रूप में उसे स्वीकारा जाता है, और यही मुद्रा का कहा जा सकता है कि सबसे प्रमुख काम है। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे काम कम महत्वपूर्ण हैं। और जब हम दूसरी स्थिति में आते हैं तो दूसरा है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मूल्य का मापन। मूल्य का मापन का मतलब होता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को हम मुद्रा के रूप में उनको माप सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कार कितने रुपए की है, हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु, किताब कितने रुपए की है, सेब कितने रुपए का है, मकान कितने रुपए का है। अर्थात जितनी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को मुद्रा के रूप में मूल्यांकित किया जा सकता है। और सबसे आसान तरीका या सबसे बेहतर तरीका या सबसे आप कहते हैं प्रामाणिक रूप जो है वो मुद्रा ही है, जिसमें सभी वस्तुओं को के मूल्यों को मापा जा सकता है। और क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, और यदि सभी वस्तुएं के मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किए जा सकते हों तो बहुत आसान है कि जिस किसी भी व्यक्ति के पास मुद्रा है और जिस किसी भी वस्तु की उसको आवश्यकता है वो उस मुद्रा से उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। और अगर वो मुद्रा के रूप में मूल्यांकित है, मापित है, तो जितना उसका मूल्य है उतना मुद्रा प्रदान करने से वो वस्तु प्राप्त की जा सकती है। तो इस रूप में मुद्रा एक बहुत बड़ा कार्य करती है, और अर्थव्यवस्था में जितनी भी लेन देन हो सकते हैं सभी लेन देनों को मुद्रा माप लेती है, उनके मूल्यों को मुद्रा के रूप में मूल्यांकित करती है, और इसी आधार पर सारे लेन देन की क्रियाएं मुद्रा के माध्यम से संपादित होती हैं। तो ये दूसरा जो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य को हमने लिखा है यूनिट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है लेन देन का लेखा जोखा रखना, हिसाब की मुद्रा। अर्थात देश में या अर्थव्यवस्था में हम लोग यहाँ जानते हैं कि हर अर्थव्यवस्था में अलग अलग सरकारें होती हैं, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी अलग अलग मुद्राएं होती हैं, और उन मुद्राओं के रूप में ही उस देश या उस अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधियों को लिखा जाता है, या सारी गतिविधियों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं कि देश के कुल उत्पादन को, जिसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, अगर पता लगाना हो तो देश के समस्त वस्तुओं को मुद्रा के रूप में पहले मापा जाएगा, तब जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक ही इकाई में सबको जोड़ा जा सकता है। और ये काम करने के लिए मुद्रा सबसे बेहतर रूप हो सकती है। तो इस रूप में जितने भी हिसाब किताब होंगे, चाहे वो उत्पादन के साधनों को पारिश्रमिक देना हो, चाहे वस्तुओं के मूल्य अदा करने हों, चाहे ऋणों के भुगतान करने हों,
तो जिस किसी भी रूप में जो कुछ भी हम तय करेंगे वो उस मुद्रा की इकाई में ही लिखा जाएगा, हिसाब लगाया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो देश का कुल उत्पादन या जब हम राष्ट्रीय आय की संरचना अर्थात कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन कितना, औद्योगिक क्षेत्र का कुल उत्पादन कितना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन कितना, कितने आयात कितने निर्यात, जिस किसी भी रूप में कितनी बचत कितना निवेश, ये सब जब हम जोड़ते हैं तो सबको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं और मुद्रा की इकाई के रूप में ही इसे व्यक्त किया जाता है। और वैसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि लेखे का काम करती है और अर्थव्यवस्था के समस्त लेन देनों को एक निश्चित मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन करना, विभिन्न विभागों की, विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करना, किसी परिवर्तन को देखना, तो सारे को इन मौद्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जा सकता है। और इस रूप में मुद्रा एक बहुत बड़ा कार्य करती है। और पहले उत्पादन को जोड़ पाना, जब आप कल्पना करें कि अगर मुद्रा न होती तो हम किस प्रकार से दो वस्तुओं को एक में कैसे जोड़ पाते, कितने गायें हैं, कितने कारें हैं, कितने गेहूं हैं और कितना इस तरह से पंखे हैं, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी मकान हैं, इनको कैसे हम जोड़ते जब तक हम इनका मूल्यांकन किसी एक वस्तु के रूप में न कर पाते। और वैसी स्थिति में मुद्रा जो है ये लेखे का काम करती है। और इस दृष्टि से मुद्रा का ये काम जो हिसाब की मुद्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था के लिए, आर्थिक विकास के लिए और समस्त अध्ययनों के लिए ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा कार्य है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब होता है मूल्य का संचय करना, भंडारण करना। अभी हमने पढ़ा कि मुद्रा की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मुद्रा के अंदर उसका कोई एक मूल्य होता है जिसको हम उसका आंतरिक मूल्य कहते हैं। और ये आंतरिक मूल्य को हमने कहा वो उसकी क्रय शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो मुद्रा के भीतर एक क्रय शक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वस्तु को अपने पास न रखकर जितने की वो वस्तु है उतने मूल्य की मुद्रा अपने पास रखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन वस्तुओं के स्थान पर मुद्रा के रूप में उन्हें अपने पास संचित रख ले रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि मुद्रा, उस मुद्रा से जब भी हम चाहें उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुओं को संचित रखने में दिक्कतें हैं, उनके नष्ट होने का डर है, उनके मूल्य के घटने का डर है। लेकिन अगर वो मुद्रा के फॉर्म में रखे जाएं तो वो ज़्यादा टिकाऊपन है, ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा सुगमता से, सहजता से, सुविधापूर्वक उसे हम रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ कि अगर मुद्रा हमारे पास है तो जितने मूल्य की वो मुद्रा है उस मुद्रा से जितनी भी वस्तुएं, जो भी वस्तु हम खरीद सकते हैं उतने वस्तु का वो मूल्य हमने अपने पास संचित कर रखा है यदि हमारे पास मुद्रा है तो मुद्रा ही एक ऐसी, और क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दूसरी वस्तु के रूप में हम रखें तो हो सकता है कि उस वस्तु से कोई दूसरी अन्य वस्तु प्राप्त करने में हमें असुविधा हो, जैसा कि हमने वस्तु विनिमय में देखा है। वहाँ पर तमाम दिक्कतें इस तरह की आई थी, दोहरे संपाद का अभाव होना, वस्तुओं का विभाज्य न हो पाना, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाना, ये तमाम वस्तुओं के नष्ट होना, ये तमाम दिक्कतें थी। लेकिन मुद्रा में क्योंकि ये गुण है और मुद्रा में ये सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, सारी अच्छाइयां हैं, इसलिए
और मुद्रा में सामान्य स्वीकृति है। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में या ऋणों को भुगतान के संदर्भ में सामान्य स्वीकृति प्राप्त है और ऐसी स्थिति में मुद्रा सबसे विश्वसनीय साधन हो सकता है जिसे हम स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। तो मुद्रा को स्टोर करने का मतलब होता है कि जितने की वो मुद्रा है, जितने मूल्य की, उतने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को हमने अपने पास मुद्रा के रूप में संचित कर लिया है और ये मुद्रा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस नाते इस कार्य को हम स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं और इसका मतलब ये हुआ, हम आगे पढ़ेंगे भी कि मुद्रा को लोग अपने पास नकद रूप में क्यों संचित करके रखना चाहते हैं और इसीलिए संचित करके रखना चाहते हैं क्योंकि वस्तुओं के मूल्य को संचित करने की उसमें शक्ति होती है और हम मुद्रा को अगर अपने पास संचित रखते हैं तो हम, इसका अर्थ ये हुआ कि उतने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को हमने अपने पास संचित कर रखा है और इस कारण लोग मुद्रा को अपने पास नकद रूप में संचित रखना चाहते हैं। ये ज़्यादा सुरक्षित है, ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा सहज और सरल है, ऐसा इसलिए करते हैं। चौथे और पांचवें मूल पर आते हैं, ये है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट माने ऐसे भुगतान जो हमें आगे करने हैं, जिनको हमने अभी स्थगित कर रखा है। तो कई बार स्थगित किसको करते हैं? सामान्य तौर पर जो भविष्य लेन देन होते हैं, जैसे यदि हमने किसी से ऋण ले रखा है तो इस ऋण का भुगतान हमको आगे आने वाले वर्षों में करना है, आगे आने वाले दिनों में करना है और वैसे स्थिति में इसको किस रूप में करना है? तो कहा जाता है कि इसका सबसे बेहतर जो हल है वो मुद्रा ही है और मुद्रा के रूप में इसको हम आगे अनुमान लगा सकते हैं, तय कर सकते हैं कि इतना धन अगर हम उधार लेते हैं तो भविष्य में हम इस पर कितना मूलधन, कितना ब्याज देंगे, ये कैलकुलेट किया जा सकता है और इस आधार पर भावी जो लेन देन हैं या होने वाले हैं उनको भी हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और सबसे बेहतर ढंग से, सबसे स्टैंडर्ड या प्रामाणिक रूप में हमें मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिनमें इन भुगतानों को मूल्यांकित किया जा सकता है और इसलिए कहा गया कि डिफर्ड पेमेंट, जो स्थगित भुगतान है जिनको भविष्य में करना है, उनके लिए मुद्रा जो है सबसे बेहतर प्रामाणिक रूप है और उसमें इसको किया जा सकता है। अगला आ गया है बेस ऑफ क्रेडिट। बैंकिंग व्यवस्था में अगर हम देखते हैं तो बैंकें जो हैं वो जितनी जमाएं उनके पास नकद रूप में जमा होती हैं, जो मुद्रा के रूप में जनता द्वारा जमा की जाती हैं, उन्हीं जमा के आधार पर वो कई गुना साख का विस्तार करते हैं, उधार देते हैं और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बैंक जो साख का जो आधार है या पूरी बैंकिंग व्यवस्था का जो विकास है वो इसी मुद्रा पर निर्भर करता है और इस नकद मुद्रा या जिसको हम प्राथमिक जमाएं कहते हैं उनके आधार पर वो साख का या उधार के या बैंकिंग की सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इस नाते में मुद्रा महत्वपूर्ण है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसका मतलब हुआ कि मूल्य को ट्रांसफर ये करता है, अर्थात किसी भी मुद्रा को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाते हैं, एक उपयोग से दूसरे उपयोग में ले जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जितने मुद्रा का इस प्रकार से हम हस्तांतरण करते हैं वो मुद्रा का हस्तांतरण हुआ और ये सहजता, सुगमता से, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक उपयोग से दूसरे उपयोग किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी मुद्रा की एक बहुत बड़ा कार्य है। और आगे अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे, मैं पहले बियरर ऑफ लिक्विडिटी, जॉन मेनार्ड केन्स की आगे थियरी ये है, हम पढ़ेंगे विस्तार से, जिसमें वो कहते हैं मुद्रा की मांग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मुद्रा में तरलता होती है और इस तरलता के गुण के कारण ही मुद्रा की मांग की जाती है। तो मुद्रा की जो लिक्विडिटी है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इस प्रकार से मुद्रा के कार्य को आगे बढ़ाती है। और एक कार्य ये हो गया। एक अर्थशास्त्री हैं ग्राहम, जिन्होंने कहा बियरर ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस, जिनका कहने का अर्थ ये है कि मुद्रा जो है अगर हम अपने पास संचित रखते हैं मुद्रा को, मान लीजिए किसी कार्य के लिए भी हमने संचित रखा, आगे भविष्य में हमको लगा कि इस कार्य की तुलना में दूसरा कार्य कोई महत्वपूर्ण हो गया,
तो जिस कार्य के लिए हमने मुद्रा को संचित रखा था उस कार्य के बदले में हम किसी दूसरे अति महत्वपूर्ण जो तात्कालिक कार्य उस पर कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं, जो हमारे निर्णय हैं वैकल्पिक, वो मुद्रा उसमें हमारी मदद करती है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर जैसे आपको मकान खरीदना है, इसके लिए आप मुद्रा संचित कर रहे हैं और आगे ऐसा लगा कि किसी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या पर व्यय करना पड़े और आप उधर व्यय कर दें, तो ये विकल्प वो कहते हैं कि अगर मुद्रा न होती, कोई अस्थायी संपत्ति होती तो शायद इतना आसान नहीं होता अपने ऑप्शंस में चेंज करना। तो ये बियरर ऑफ फ्यूचर ऑप्शंस जो है, जो भविष्य के विकल्प हैं या जो भविष्य के निर्णय है, उनको बदलने या परिवर्तित करने की भी शक्ति जो मुद्रा में विद्यमान होती है। और अगला है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम। राष्ट्रीय आय का जो वितरण होता है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न व्यक्तियों में, मजदूरों में, उद्योग लाभों में, जिस किसी भी रूप में राष्ट्रीय आय या सामाजिक आय को हम वितरित करते हैं, ये सारे कैलकुलेशंस मुद्रा के रूप में होते हैं। और उनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो सामाजिक आय का वितरण है वो समानता की स्थिति में जा रहा कि नहीं, क्योंकि लक्ष्य हमारा ये होता है कि आय के वितरण में समता आए। तो समता कितनी आई, विषमता कितनी बढ़ी या कितनी घटी, ये मुद्रित रूप में जब हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं तो बड़े आसानी से हम उनको देख सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं और जो कुछ परिवर्तन होता है उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो जितना समय इस वीडियो के लिए मिला उसमें हमने मुद्रा के जो कार्य हैं उन पर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको एक प्रेरणा के रूप मिलेगी इनके, और आगे के अध्ययन इससे बेहतर भी आप अन्य स्रोतों से कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद अब हम धीरे धीरे मुद्रा के सिद्धांतों की तरफ बढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियोज में हम मुद्रा के अन्य रूपों पर या मुद्रा के सिद्धांतों पर, इन्फ्लेशन पर, डिफ्लेशन पर और मूल्य स्तर पर आगे चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।